सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के चौथे खंड में हम उनके जेल में होने वाले राजनीतिक संघर्ष के तहत चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम अंतिम 3 पत्रों का चर्चा यहां पर करेंगे। भगत सिंह को अमूमन हम लोग क्रांतिकारी या शहीद के तौर पर ही ज्यादा स्मरण करते हैं, लेकिन आज जो 3 पत्रों का संकलन है जिसे मैं अंबेडकर नामा के मंच से पढ़ूंगी, उसके तहत उनकी कुछ व्यक्तिगत और चारित्रिक खूबियों का पता चलता है, जिनकी चर्चा हम पत्र पढ़ने के साथ साथ करेंगे। चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज के पहले पत्र का विषय है बचपन के दोस्त जयदेव को पत्र। इस पत्र के जरिए ये पता चलता है कि भगत सिंह न केवल खुद ही पढ़ते लिखते थे, वरन दूसरे साथी जो जेल में रहकर पठन पाठन के प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसमें किस तरह भगत सिंह उनका सहयोग किया करते थे। तो चलिए पत्र पढ़ते हैं। सेंट्रल जेल लाहौर, 24 जुलाई 1930। मेरे प्रिय जयदेव, कृपा कर मेरे नाम द्वारकानाथ लाइब्रेरी से लेकर निम्नलिखित पुस्तकें शनिवार को कुलबीर के हाथ से भेज देना। और पुस्तकों के नाम आगे लिखे हैं। मिलिट्रिज्म, कार्ल लिपकनेखत, व्हाई मेन फाइट, बी रसेल, सोवियट्स एट वर्क, कॉपेल्स ऑफ सिंडिकेट इंटरनेशनल, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, म्यूचुअल फंड, प्रिंस क्रॉप्टकिन, सिविल वॉर इन फ्रांस, मार्क्स, अपटन सिंक्लेयर की स्पाइस, फील्ड्स, फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, लैंड रेवोल्यूशन इन एशिया। और कृपा कर एक और पुस्तक पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर भेजने का कष्ट करें, हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म, बुखारिन। लाइब्रेरियन से यह भी पूछें कि बोर्स्टल जेल में कुछ पुस्तकें भेजी हैं या नहीं। उनके पास पुस्तकों का भयानक अकाल है। उन्होंने सुखदेव के भाई जयदेव के द्वारा पुस्तकों की एक लिस्ट भेजी थी, लेकिन अभी तक कोई पुस्तक नहीं मिली। अगर उनके पास कोई लिस्ट न हो तो कृपा कर लाला फिरोज चंद से कहना कि वह अपनी पसंद की कुछ दिलचस्प पुस्तकें भेज दें। इस रविवार जब मैं वहां जाऊं तो उनके पास पुस्तकें पहुंची हुई होनी चाहिए। कृपा कर यह ध्यान रखना कि यह काम हर हालत में हो जाए। तो खुद की पुस्तकों की लिस्ट भी भेजते थे और साथ ही साथ इस बात पर भी वे नजर रखते थे कि दूसरे क्रांतिकारी साथियों को जेल में रहकर जो पुस्तकें वे पढ़ना चाहते हैं वे उन तक पहुंची या नहीं। इसके साथ ही डार्लिंग्स लिखित पीजेंट्स इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेप्थ, और इसी के तहत 2-3 किताबें डॉक्टर आलम के लिए भी। आशा है आप इस कष्ट के लिए क्षमा करेंगे। मैं भविष्य में और कष्ट नहीं दूंगा, यह मेरा आश्वासन है। कृपा कर मेरे सब मित्रों को मेरी याद दिलाना, लज्जावती जी को मेरा आदर भाव देना। मुझे आशा है कि अगर दत्त की बहन आई तो वे मुझसे मिलने के लिए आने का कष्ट करेंगी। आदर भाव के साथ, भगत सिंह। तो चिंतन मनन की जो प्रक्रिया भगत सिंह ने शुरू करी थी वह अन्य क्रांतिकारी साथियों तक भी उन्होंने पहुंचाई। ऐसा नहीं है कि उसे उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा, और उन्हें वो सुविधाएं हर लिहाज से प्राप्त हों, इसके लिए भी वे बेहद सजग रहते थे। दूसरा पत्र है बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला को पत्र। इस पत्र के जरिए हमें यह पता चलता है कि न केवल क्रांतिकारी चिंतन के तहत एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में सारे क्रांतिकारी साथी जुड़े हुए थे, बल्कि पारिवारिक तौर पर भी इन लोगों में बेहद घनिष्ठता थी। दूसरे के परिवारों का सम्मान करना भी इन्हें आता था। पत्र लिखा गया है सेंट्रल जेल लाहौर, 17 जुलाई 1930 में। प्यारी बहन, कल बटू ने स्वयं तुम्हें एक पत्र लिखा था जिसमें यह सूचित किया गया था कि जब तक तुम्हें उसका दूसरा पत्र न मिले यहां मत आना। कल रात बटू को किसी दूसरी जेल में भेज दिया गया है। इस तरह हमें उसके स्थान के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। जो भी हो, मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा कि तुम बनारस से लाहौर के लिए तब तक न चलना जब तक कि तुम्हें उसका पत्र न मिले। उसकी जुदाई मेरे लिए भी असह्य है। आज ये पहला दिन है जब मैं अपने को पूरी तरह उद्विग्न पा रहा हूं और मेरे लिए हर मिनट एक बोझ बन गया है। सचमुच एक मित्र से जुदा होना जो मुझे सगे भाइयों से भी अधिक प्रिय है बहुत दुखद है।
खैर अब इन सब खैर हमें यह सब शांति से सहना है। मैं तुमसे धीरज रखने की प्रार्थना करता हूं, हौसले से काम लेना, घबराना नहीं, इसे में से कुछ अच्छी बात निकलेगी। तो ये उनका आशावादी रवैया भी बताता है कि वे जानते हैं कि उनका क्या अंजाम होने वाला है, उनके साथियों का क्या अंजाम होने वाला है, और परिवारों पर जो गाज गिरने वाली है उसका भी उन्हें अंदाजा है। लेकिन उसके बावजूद भी वे आशावान हैं कि इन सब चीजों के बावजूद भी क्रांतिकारी साथी जो करना चाहते थे, जो क्रांति की लौ वे आम जन में जगाना चाहते थे, वे जरूर जगेगी। तुम्हारा भगत सिंह। तो चौथे खंड का अंतिम पत्र है जिसका विषय है बटुकेश्वर दत्त के नाम पत्र। तो ये वो पत्र है जब बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह ने तब लिखा था जब उनकी फांसी के बारे में पता चल गया था कि उन्हें फांसी होगी, मुकदमे का फैसला आ चुका था। पत्र लिखा गया है सेंट्रल जेल लाहौर से अक्टूबर 1930 को। प्रिय भाई, मुझे दंड सुना दिया गया है और फांसी का आदेश हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी हैं। ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाएं, परंतु उनके बीच शायद मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो बड़ी बेताबी के से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ये जो उन्होंने लिखा है कि वे लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाएं, तो मुझे लगता है ये जो मुकदमों की पैरवी वाला जो था, मैं आपको बता देती हूं, राजनीतिक मामलों की पैरवी पर जो उन्होंने पत्र लिखा था हरिकिशन जी को, तो उससे शायद आहत होंगे, क्योंकि उसमें वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जो मुकदमे हैं उन्हें किस तरह सही तरीके से उनकी पैरवी होनी चाहिए। एक विचारधारा के तहत वो झलकना चाहिए कि किस क्रांतिकारी विचारधारा को वे मान रहे हैं और उसे स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। उसी के तहत जो मुकदमे हैं उनकी पैरवी होनी चाहिए। तो यहां पर लगता है वे काफी आहत भी थे इन सब बातों से, इसलिए शायद उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है कि ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाएं, परंतु उनके बीच शायद मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो बड़ी बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ये मेरा अपना अंदाजा है। जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, मैं खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को यह दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से बलिदान दे सकते हैं। तो यहां पर भी फांसी का फैसला आने के बावजूद भी वे इस तरह से सजग थे कि क्रांतिकारी विचारधारा को एक सही तरीके से स्थापत्य मिले भारतीय संदर्भों में। मुझे फांसी का दंड मिला है, किंतु तुम्हें आजीवन कारावास का दंड मिला है। तुम जीवित रहोगे और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए केवल मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर हर मुसीबत का मुकाबला भी कर सकते हैं। मृत्यु सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न केवल अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेलों के अंधकारपूर्ण छोटी कोठरियों में घुल घुल कर निकृष्टतम दर्जे के अत्याचारों को भी सहन कर सकते हैं। तुम्हारा भगत सिंह। तो यहां पर अगेन वो पता चलता है कि अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर कितने ज्यादा सजग थे। और मैं पहले भी पत्रों में जिक्र कर चुकी हूं कि वे इस बात का भी जिक्र करते हैं कि क्रांतिकारी का आचरण कैसा होना चाहिए। जब सुखदेव आत्महत्या की बात करते हैं, वो पत्र हालांकि आज मौजूद नहीं है, लेकिन उस पत्र के जवाब में भगत सिंह ने जो पत्र लिखा था उससे हम ये समझ सकते हैं कि सुखदेव ने आत्महत्या का भी कभी सोचा था, ऐसी कल्पना भी की थी। तो उस पर भगत सिंह क्रांतिकारी आचरण के प्रतिकूल बताते हैं उनके इस विचार को, जिसको हमने पूरे एपिसोड में कवर किया था। उसे आप स्क्रॉल डाउन करके सुन भी सकते हैं, जो उनका पत्र सुखदेव के नाम था। तो यहां पर ये चौथा खंड समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम इसके 5वें और बेहद महत्वपूर्ण चिंतन के तरफ बढ़ जाएंगे।
जो इनका प्रौढ़ राजनीतिक चिंतन था, जिसके तहत सबसे पहला लेख ही हम लेंगे मैं नास्तिक क्यों हूं। तो तब तक अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए, जल्द ही आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।